नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का तीसरा वीडियो है और आज का हमारा विषय है दिल्ली सल्तनत के शासक। हमारे इतिहासकारों ने मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला अपना है दिल्ली सल्तनत, जिसका समय काल 1200 से लेकर 1525 एडी के बीच में रहा, तथा अपना दूसरा है मुगल काल, जिसका समय काल 1525 से लेकर 1857 एडी के बीच में रहा है। तो आइए हम लोग दिल्ली सल्तनत के संबंध में कुछ अध्ययन करते हैं। ठीक है, 1206 एडी में ऐबक के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है तथा दिल्ली सल्तनत जिसका समय काल 1206 एडी से लेकर 1526 एडी के बीच में रहा, जो कि 320 वर्षों तक का शासनकाल रहा है। इसके बाद काबुल का शक्तिशाली शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 एडी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल सल्तनत की नींव रखी। इसके बाद 320 वर्षों के शासकों का इतिहास में 5 वंशों का शासन रहा है, जिसमें हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि पहला अपना वंश है गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहते हैं और ममलूक वंश भी कहते हैं, जिसका समय काल 1206 एडी से लेकर 1290 एडी के बीच में रहा है। अपना दूसरा वंश है खिलजी वंश, जिसका समय काल 1290 एडी से लेकर 1320 एडी के बीच में रहा, तथा तीसरा है अपना तुगलक वंश, जिसका समय काल 1320 एडी से लेकर 1398 एडी के बीच में रहा है। फिर चौथा अपना है सैयद वंश, जिसका 1414 एडी से लेकर 1451 एडी तक का शासनकाल रहा, तथा अंतिम है अपना लोदी वंश, जिसका समय काल 1451 एडी से लेकर 1526 एडी के बीच में रहा है। तो इन वंशों को क्रम से आप लोग ये क्रम रहा और आप लोग इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था रहती है उसका कला, साहित्य और संस्कृति पर जबरदस्त प्रभाव रहता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा इस्लाम धर्म भारत के आंतरिक भागों में यहाँ से प्रवेश कर जाता है। इन शासकों के साथ साथ बहुत सारे कलाकार और कवि आते हैं और इनका भारतीय समाज में प्रभाव पड़ता है और एक समन्वयकृत संस्कृति का विकास होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले गुलाम वंश के संबंध में अध्ययन करते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पहले वंश के रूप में हम देखते हैं गुलाम वंश, जिसे दास वंश या ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश में मुख्यतः 11 शासक हुए हैं, जिसमें से 2 या 3 का बारे में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला अपना है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का संस्थापक भी रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने उत्तर पश्चिम भाग का प्रशासक नियुक्त किया और वहीं से वो लाहौर जिसकी उसकी राजधानी थी, वहीं से वो शासन किया करता था। दिल्ली सल्तनत से पहले एक देखेंगे कि एक सिलसिला चलेगा कि सत्ता का हस्तांतरण वंशानुगत होता था दिल्ली सल्तनत से पहले सत्ता प्राप्ति करने के लिए, परंतु इस काल में हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा सत्ता को हासिल करने के लिए, जो कि आगे देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक तुर्क जनजाति का था और दास वंश का संस्थापक भी रहा है। उसके बाद इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि खलीफाओं से एक आज्ञा लेना होता था तथा सुल्तान की उपाधि धारण करनी होती थी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसके बाद ये बहुत ही उदार शासक था तथा बहुत ही दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि धारण दी गई। इसे याद कर लीजिएगा, लाख बख्श की उपाधि दी गई। उसके अलावा इसने 2 कलाकृतियों में देखेंगे तो इसने पहले में 2 मस्जिद बनवाया, जिसमें दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट जाइएगा। इसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण इसने ही शुरुआत किया था और इसने संत कुतुबुद्दीन काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का नींव रखा था, जो आगे चलकर इल्तुतमिश ने पूरा किया था इसको। इसके बाद इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से हो गई, जिसका समय काल 1210 एडी में रहा है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह बना। ठीक है, तो आराम शाह के बारे में उतना ही ज़्यादा जानकारी नहीं लेना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और दास इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर सुल्तान बना। ठीक है, जिसका समय काल 1210 एडी से लेकर 1236 एडी के बीच में रहा है। तो अगला हमारा सुल्तान है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत में अगला शासक है इल्तुतमिश, जिनका समय काल 1210 से लेकर 1236 एडी के बीच में रहा है। इन्हें गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तथा इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई थी। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाहौर से दिल्ली लाई थी। ये जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और दास था। ठीक है,
और इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। और इसके विजित क्षेत्रों में मानी कि जहाँ जहाँ जीता उस क्षेत्रों को देखे तो बंगाल और रणथंबोर और अन्य हिंदू राज्यों को इसने जीता। इसने चलगान, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, चलगान जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। ये चल शब्द मतलब 40, यह एक 40 लोगों का समूह था। ये बहुत ही प्रमुख लोग हुआ करते थे, किंतु उच्च पदों पर बैठे लोग ये लोग आपस में भी लड़ते थे और शासक के विरुद्ध षड्यंत्र किया करते थे। आगे चल के बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। आगे ध्यान रखिएगा, आगे चल के बलबन के बारे में पढ़ेंगे तो बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। अगला प्रथा इक्ता प्रथा चलाया था इसने, जिसे इक्तेदारी भी कहा जाता है। यानी कि इस्लाम की शासकीय भू प्रणाली थी, कहाँ पर, मध्य एशिया और तुर्की में जो भी थी इस्लाम की शासकीय भू प्रणाली थी, इसे यहाँ भी लगाया। उसके बाद पूरे देश की भूमि को इसने टुकड़ों में बांट दिया और भूमि को मुक्ति कहा। और मुक्ति एक तरह से एक सामंत हुआ करते थे जो कि भूमि कर को इकट्ठा करके राजा को देखते थे और राजा का ये प्रतिनिधि हुआ करते थे। इनका ट्रांसफ़र भी हुआ करता था ताकि ये अपने आप को मालिक न समझ लें। इसके अलावा इन्होंने इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चांदी के सिक्कों को इसने टाका कहा और तांबा के सिक्कों को इसने जीतल कहा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मंगोल शासक चंगेज खान नॉर्थ वेस्ट भाग पर हमला किया था इसी के शासनकाल में। तो पूछेगा पहली बार मंगोल शासक चंगेज खान किसके शासनकाल में पहली बार हमला किया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश का अगला थी, उसका पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो अगला शासक बना। परंतु इल्तुतमिश अपने जीवन काल में चाहता था कि उसकी पुत्री याद रखिएगा रजिया सुल्तान बने, पर ये रजिया सुल्तान नहीं बनती है और रुकनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बन जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद, ये 1236 का ही समय, कुछ महीनों या समय के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाकर रजिया सुल्तान बनती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अगला हमारा है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जिनका समय काल 1236 से लेकर 1240 AD के बीच में रहा है, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बाद हम देखेंगे ये बहुत ही प्रगतिशील महिला थी जिसमें ये युद्ध करना, शिकार करने पर जाती थी और दरबार में भी मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह कपड़ा पहन के आती थी, जिससे क्या होता था कि चलगान के लोग इसे पसंद नहीं करते थे। आपने पीछे पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने चलगान की व्यवस्था की थी, ये लोग पसंद नहीं करते थे। एक और बात थी कि रजिया सुल्तान याकूत से प्रेम करती थी जो कि नीच कुल का मुसलमान था, जिससे क्या हुआ कि इसकी हत्या कर दी गई याकूत की। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि एक भटिंडा का अल्तुनिया था, ठीक है ना, शासक था वहाँ का। ऐसे रजिया सुल्तान को ये हटाने के लिए बुलाया गया वहाँ से, तो ये आया, बट रजिया सुल्तान ने कूटनीति का परिचय देते हुए इससे विवाह कर लिया। और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया बाहर गए। इस बीच में क्या हुआ कि इसके भाई बहरम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद और नसरुद्दीन महमूद शासन किए, और जब ये वापस लौट रहे थे तो इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इसके बाद रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम एवं महिला शासक थी। उसके बाद अपना इम्पोर्टेंट शासक के रूप में गियासुद्दीन बलबन आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, गियासुद्दीन बलबन की पुत्री के शादी नसरुद्दीन मोहम्मद से हुई थी। तो यानी गियासुद्दीन बलबन ये दामाद होता है नसरुद्दीन महमूद का, और नसरुद्दीन महमूद को हत्या करके गियासुद्दीन बलबन ने शासन स्थापित किया। तो अब अगला हमारा शासक है अपना गियासुद्दीन बलबन। गुलाम वंश का अगला शासक एवं महत्वपूर्ण शासक गियासुद्दीन बलबन था। ये इल्तुतमिश का दास था और चलगान का सदस्य था। तो हमने बताया था कि गियासुद्दीन बलबन ने अपने दामाद नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर शासक बना था, क्योंकि दिल्ली की स्थिति उस समय खराब होती चली गई थी। ये गुलाम वंश का श्रेष्ठतम शासक था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसने शासक बनते ही चलगान को ख़त्म कर दिया तथा दिल्ली सल्तनत को संगठित किया तथा एक गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की ताकि अधिकारियों की निगरानी की जा सके, ताकि राज्य में षड्यंत्र ना हो सके। उसके बाद जब इसने अपने को दैविक चरित्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, सुल्तान जब दरबार में आएंगे तो सभी लोग सिजदा करेंगे, यानी कि सर झुकाएंगे, ऐसे आपने फिल्मों में देखा होगा, करेंगे, और पैबोस यानी कि कदम चूमेंगे, पैरों को चूमेंगे। इस्लाम में हालांकि एक दूसरे के सामने अल्लाह का छोड़कर किसी के सामने झुकने का
रिवाज नहीं है, बट इसने अपने को अर्धदैविक चरित्र साबित करने के लिए ऐसी प्रथा को लागू किया ताकि कोई दूसरा सर उठा ना सके। इसके अलावा उच्च पद पर जो भी आसीन व्यक्ति थे उनकी निगरानी के लिए एक ऑफिसर नियुक्त किया, अमीर ए हाजिब, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन सब के पीछे ईरान की राजत्व पद्धति, ईरान में एक राजत्व पद्धति थी जिसमें वो अपने आप को अर्धदैविक चरित्र साबित करने के लिए राजा ऐसे ऐसे कदम उठाते थे, जिसमें पहला अपना था निबायत ए खुदाई, यानी कि अपने आप को ईश्वर की छाया मानते थे, और दूसरा जिल्ले इलाही, इसने भी जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है खुदा का प्रतिनिधि। उसके बाद इसने रक्त की शुद्धता पर जोर देता था और अपने को कुलीन मानता था, और न्याय के मामले में समदृष्टि स्थापित करता था। ठीक है ना, रक्त की शुद्धता पर जोर देता था, और ये रक्त और लौह की नीति भी चलाया। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। रक्त और लौह की नीति किसने चलाया? इसने ही चलाया था। ठीक है, उसके बाद इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि ये किसी भी नीच कुल के व्यक्ति को देखता था तो इसकी आंखें लाल हो जाती थी और इसका हाथ तलवार की तरफ अनायास बढ़ जाता था। तो आप देख लीजिए कि रक्त की शुद्धता पर कितना ध्यान देता था और अपने आप को कितना कुलीन मानता था। इसके अलावा इसने एक इम्पोर्टेंट, ये भी प्रीलिम्स में आते हैं, फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और इसने अपने सैन्य विभाग यानी कि दीवाने अर्ज की स्थापना की, और सैन्य विभाग से ही संबंधित दीवाने आरिज की स्थापना की। तो ये रहा। उसके बाद क्या हुआ कि गयासुद्दीन बलबन का पुत्र अगला शासक बनता है कैकुबाद। कैकुबाद के बाद अगला पुत्र उसका, कैकुबाद का पुत्र क्यूमर्स शासक बनता है, और अंतिम शासक था क्यूमर्स, और इसकी हत्या कर खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, और उसके बाद इसने एक और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसने उलुग खां की उपाधि धारण की थी। उलुग खां की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, ये लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दूसरा वंश है अपना खिलजी वंश। गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद या तो कोई कैकुबाद को मानता है या क्यूमर्स को मानता है, उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो हम लोग देखेंगे कि खिलजी वंश में ये प्रमुख शासक सुल्तान रहे हैं, जिसमें पहला अपना है जलालुद्दीन खिलजी, अगला है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर और मुबारक शाह, और उसके बाद नसरुद्दीन खिलजी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना अलाउद्दीन खिलजी, इसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके बाद पहले हम थोड़ा सा देखते हैं परिचय के बारे में। खिलजी वंश में अफगानिस्तान में एक खिलजी एक गाँव है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में हम देखेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी रहे हैं, जो कि 1290 से लेकर 1296 तक का शासन किया। ये सबसे बुजुर्ग सुल्तान रहे हैं, जो कि 70 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सुल्तान बना था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के दामाद और भतीजा दोनों था, भतीजा भी था और दामाद भी था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के पिता बचपन ही डेथ कर गए थे, तो इनका लालन पालन जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये इनका दामाद भी था और भतीजा था। ठीक है, जो कि जलालुद्दीन खिलजी ने 1296 AD में अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी के अभियान पर भेजा था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिस उस समय यादव वंश के राजा थे रामचंद्र देव। यहाँ पर यादव वंश के राजा को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने फतह हासिल किया, और वो नीचे तक देवगिरी यानी कि दक्षिण भारत तक इसने दिल्ली का शासन स्थापित किया। उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा और ससुर को यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर खुद शासक बना 1296 AD में। तो अब देखते हैं थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी, इंपॉर्टेंट इसके बारे में गहराई से पढ़ेंगे, जिसका समयकाल 1296 AD से लेकर 1316 AD के बीच में रहा है। इसके राजत्व के सिद्धांत को देखें तो ये इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया, ये धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा है। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्ष शासक था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें भी सीखना चाहिए इससे कि जब भी हमें अधिकारी बनेंगे तो हम भी धर्मनिरपेक्ष होकर चीज़ों को संभालेंगे, राज्य को संभालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसने सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं ली थी। उस समय नियम था कि खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति लेनी होती थी, लेकिन इसने नहीं ली, यानी कि इस्लाम के विरुद्ध ये काम करता रहा। इसके अलावा इसने गैर तुर्कियों भारतीयों को अपने मंत्री परिषद में जगह दी तथा दिल्ली सल्तनत को बढ़ाया। कहाँ तक? नर्मदा नदी के नीचे के क्षेत्रों को छोड़कर पूरे क्षेत्र में बनाया। इस वजह से इस इस्लाम विरोधी घोषित किया गया तथा थोड़ा निरंकुश भी था। ये अपने राज्य को बढ़ाने के चक्कर में जनता पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था,
बट आगे चल के देखेंगे कि इसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, इस्लाम धर्म के लोग, दरबार में भी लोग खड़े हो जाते हैं। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए ये कई कदम उठाता है, तो उस कदमों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसने अध्यादेश जारी किया था उस षड्यंत्र से बचने के लिए, ठीक है। हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ धार्मिक लोग यानी कि इस्लाम के लोग, जनता तथा उसके दरबार के लोग उसके अगेंस्ट में आ गए। उस विद्रोह को दबाने के लिए इसने कुछ कदम उठाए, उस विद्रोह को शांत करने के लिए कुछ अध्यादेश जारी किए। वो देखते हैं कौन से अध्यादेश थे, जिसमें इसने कहा कि जो भी हमने दान और उपहार पेंशन में जो भी भूमि दी गई है उसे वो वापस ले लिया। पहले ये दान उपहार और पेंशन में भूमि दी जाती थी, उसे वापस ले लिया और इसे खालसा भूमि घोषित करके सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया, जिसे हम लोग राष्ट्रीयकरण भी आज कहते हैं, नेशनलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। सरकारी संपत्ति बना दिया, इससे लोग कमज़ोर होते चले गए। उसके बाद इसने क्या किया कि निगरानी करने के लिए अच्छा गुप्तचर व्यवस्था का गठन किया। उसके बाद इसने शराब, मांस और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र न करें। इसके अलावा ऊंचे वर्ग के समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया कि ऊंचे वर्ग के लोग इकट्ठा होंगे और समारोह करेंगे तो राजा के खिलाफ षड्यंत्र भी कर सकते हैं। इसके अलावा उच्च और उम्रा वर्ग के लोग आपस में विवाह भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस षड्यंत्र को रोकने के लिए ये सब कदम उसने उठाया तथा हिंदुओं के प्रति भी कठोर नीति अपनाई। जो भी था उनके खिलाफ टैक्स बढ़ा दिया तथा भूमि जो दिया था वो वापस ले लिया। इससे हिंदू लोग गरीब होते चले गए और राजा मालामाल होता चला गया इससे। उसके बाद भू राजस्व प्रणाली के संबंध में देखें तो पूरे साम्राज्य में एक जैसा भू राजस्व प्रणाली था, वो कितना था 50%। इससे राजा का क्या हुआ, मालामाल होता चला गया, क्योंकि बड़ी सेना रखने के लिए एक भू राजस्व ये धन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसने भू राजस्व को बढ़ाकर 1/2 कर दिया, जो इससे पहले 1/3 था, जो कि अब प्राचीन भारत में देखेंगे जो कि 33% के आसपास था, ठीक है। इसने 2 नए कर और लगा दिए, चराई कर, यानी कि पशुओं की भूमि पर जो भी पशुएं चरते थे उस भूमि पर चराई कर लगा दिया तथा जो घर में रहते थे उसके लिए घरी कर भी लगा दिया। इसके अलावा इसने विभाग स्थापना किया दीवाने मुस्त खराज, जो कि राजस्व एकत्रित करने के लिए बनाया गया था और इसके अधिकारी को मुस्त खराज कहते थे, ठीक है। इसके बाद भूमि की इसने पैमाइश किया और भूमि के क्वालिटी के हिसाब से ये कर लगाता था ताकि उचित लगान मिल सके, ठीक है। तो भूमि के जिस प्रकार की भूमि होगी उस प्रकार का आपको टैक्स देना पड़ेगा। अलाउद्दीन के सैनिक सुधार के अंतर्गत देखें तो ये अपना अस्थाई सेना एवं नगद वेतन देना, सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। ये अपना अस्थाई सेना रखना शुरू किया ताकि विद्रोह को दबाया जा सके तथा इसने एक बहुत बढ़िया काम किया कि सैनिकों की हुलिया लिखने एवं घोड़े दागने की प्रथा चलाई कि सैनिक कौन है, उनका परिचय कैसा है, वो उनके हुलिया को लिखना शुरू किया और घोड़े दागने की प्रथा चलाई ताकि नकली घोड़े सेना में शामिल ना हो सके। उसके बाद बाजार नियंत्रण के अंतर्गत देखें तो ये बड़ा ही प्रगतिशील कदम था। इसने कालाबाजारी को रोका और मूल्य नियंत्रण को कड़ाई से लागू किया ताकि वस्तुओं का दाम बढ़ ना जाए, ठीक है, और न ही घटे। इससे क्या हुआ कि कम पैसे वाले जो थे और कम वेतन वाले थे उनको सहूलियत मिली। इसके बाद इससे क्या हुआ कि ये राजा के सुल्तान के प्रति जो भी विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे, षड्यंत्र उत्पन्न होते रहे, वो शांत होने में मदद मिला। उसके बाद इसने अन्नागार और गोदाम बनाए, सभी मोहल्ले में शासकीय अनाज बनाए, जैसे कि आज वर्तमान में सरकारी अनाज के दुकान होते हैं, वहाँ पर सस्ते दरों पर अनाज मिलते हैं, उसी तरह यहाँ भी कराया। देखिए कि कितना प्रगतिशील आदमी था कि आज से कितने साल पहले इसने ये सब कदम उठाया। उसके बाद राशनिंग प्रणाली लगाई, जितने लोग उतने राशन कार्ड, उस टाइप का था। उसके बाद माप तौल के बेईमानी को रोका, ये बहुत कड़ाई से लागू किया, कहा कि जितने भी माप तौल के अंतर्गत जितनी भी कमी होगी उतने आपके शरीर के मांस को काट लिया जाएगा, यानी कि जितने कमी होगा उतना मांस निकाल लिया जाएगा। तो देखिए इतने कड़ाई से इसको लागू किया। उसके बाद इसने बाजार को 4 तरह के बाज़ारों को व्यवस्था की, जिसमें खाद्यान्न बाज़ार अलग थे जिसमें मेवा वगैरह या अनाज वगैरह खरीद सकते थे वहाँ पर। उसके अलावा निर्मित वस्तु बाज़ार, जिसमें कारीगरों के सामान आते थे, बुनकरों जिनके अंतर्गत आते थे उनके सामानों की बिक्री यहाँ होती थी, और दैनिक वस्तु बाज़ार। उसके बाद दास और पशु बाज़ार हुआ करता था, जिसमें पशु के अंदर घोड़ों की बिक्री और खरीदी की जाती थी। उसके बाद देखेंगे कि इसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, यानी कि दूसरा सिकंदर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये नया धर्म स्थापना करना चाहता था पर यह सफल नहीं रहा।
उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है कि इसने गुजरात अभियान के दौरान मलिक कफूर जो एक हिजड़ा था, यानी कि छक्का था, वो उसको खरीदा और इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। ये मलिक कफूर 1307 AD में यादव वंश, याद रखिएगा, यादव वंश जो कि देवगिरी में थे, वो रामचंद्र देव, ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है, देवगिरी के शासक कौन था? रामचंद्र देव, कि मलिक कफूर ने वहाँ पर हमला कर उसको विजय प्राप्त किया। मलिक कफूर ने विजय प्राप्त किया और रामचंद्र पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद इसी के काल में, अलाउद्दीन खिलजी काल में 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ और ये सभी आक्रमणों को दबाने में सफल रहा। थोड़ा सा और देखते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कला और शिक्षा को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया और अमीर खुसरो इनके दरबार के में थे और इनके प्रिय कवि थे। थोड़ा अमीर खुसरो के बारे में स्पेशल हम लोग एक लेक्चर बनाएंगे अमीर खुसरो पर ही, क्योंकि बड़ा ही टॉलेंट, बहुत ही सहिष्णु व्यक्ति था कि ये कई भाषाओं, ज्ञाता और संगीत सूफी परंपरा से संबंधित है, जिनका समयकाल 1253 से लेकर 1325 AD के बीच में रहा। इन्होंने 10 सुल्तानों को देखा है, थोड़ा देखिएगा, तो इसलिए इनके बारे में स्पेशल पढ़ेंगे मस्त तरीके से। उसके बाद अलाउद्दीन ने सीरी और अलाई का मीनार बनवाया जो कि दिल्ली में है। इसके अलावा अलाउद्दीन 1303 AD में चित्तौड़ पर आक्रमण कर जीत लिया था, जिसकी जानकारी हम लोग एक फिक्शन के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक पद्मावत है, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। ये इंपॉर्टेंट ही, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर पद्मावती और राजा रतन सिंह की कहानी को दर्शाया गया और चित्तौड़ की कहानी को दर्शाया गया। ये एक प्रकार का फिक्शन है, जैसे आपने कुछ दिन पहले फिल्म भी आई थी, उसको आपने देखा ही होगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद कोई भी बढ़िया सुल्तान नहीं बना, मजबूत सुल्तान। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर बने 1316 में ही। उसके बाद मुबारक शाह बना जो 4 साल शासन किया। ये पागल सम्राट था, ये नंगा ही घूमना शुरू कर देता था। उसके बाद इसके अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन खिलजी थे, या खुसरो खां इनको भी कहा जाता है, जिनकी हत्या कर गयासुद्दीन तुगलक ने हत्या कर तुगलक वंश की स्थापना की। तो हम लोग कल तुगलक वंश के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो ये रहा अपना गुलाम वंश और खिलजी वंश। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।